हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने वाली हूँ वो शाहरुख खान के करियर की चुनिंदा जो बेहतरीन फिल्में हैं उनमें से एक है। एक तरीके से शाहरुख खान ने बहुत ही कम ऐसी फिल्मों में काम किया है जहाँ पर उन्होंने लिटरली काम किया है, वरना उनकी ज़्यादातर जो फिल्में हैं उसमें वो किंग ऑफ रोमांस बने रहते हैं। लेकिन उनकी कुछ चंद फिल्में हैं जहाँ पर उन्होंने वाकई एक्टिंग की है। देखिए, मैं हमेशा से एक बात मानती हूँ कि आई लव यू कहना कोई एक्टिंग नहीं होती है। जब तक आप किसी किरदार में घुसकर किरदार में ऐसी जान ना डाल दें, एक चाहे एक आर्टिस्ट के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से ऐसा परफॉर्म करे कि जो पब्लिक है उसे लगे कि ये कोई परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है, ये एक रियलिटी चल रही है। और यही चीज़ उन्होंने कुछ अपने चुनिंदा परफॉर्मेंसेस में ये दिखाया है। तो मैं बात करूँगी आज जिस फिल्म के बारे में, वो आई थी 1994 में और उसे बनाया था राहुल रविल जी ने। और इस फिल्म का नाम था अंजाम, जिसमें थी माधुरी दीक्षित और दीपक तिजोरी। दीपक तिजोरी का काम बहुत थोड़ा है, लेकिन वो अपने परफॉर्मेंस में हमेशा से सही ही रहे हैं और काफ़ी वेल नोन पॉपुलर एक्टर रहे हैं। एक तरीके से हीरो के दोस्त या सेकंड लीड के तौर पर हमेशा उन्हें देखा गया है 90s में। जो जीता वही सिकंदर मूवी में भी वो जो थे वो आमिर खान के ऑपोजिट थे और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस वो दे रहे थे। एक तरीके से जब तक हीरो स्ट्रांग नहीं होता ना, हीरो स्ट्रांग तभी होता है एक तरीके से जब विलन स्ट्रांग होता है। विलन अगर स्ट्रांग नहीं है ना तो हीरो में कोई बात नहीं है। और यही वजह है कि आजकल जो फिल्में नहीं चल रही हैं उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि हमारे बॉलीवुड में कोई ढंग का अब विलन बचा ही नहीं है। साउथ से ये लोग ले आते हैं, लेकिन उसमें भी वो बात नहीं रहती है जो एक पहले के विलन में रहती थी। नो डाउट वो लोग साउथ में बहुत पॉपुलर एक्टर ज़रूर हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जो साउथ में आकर जो है बॉलीवुड में एक अपनी अलग पहचान बनाते हैं, जो हमारे इंडियन विलन्स ने बनाई है। और मुझे किसी का भी नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही है। तो शाहरुख की ये करियर की बेस्ट मूवी थी और इस फिल्म के लिए शाहरुख को बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिला। हालांकि इससे पहले उन्होंने डर मूवी करी थी, बाजीगर मूवी करी थी। चलो बाजीगर को आप थोड़ा साइड में रखो, लेकिन डर मूवी भी एक तरीके से शाहरुख के करियर की बेस्ट मूवी में मानती हूँ एज अ परफॉर्मर। लेकिन उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट विलन का अवार्ड मिला, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और माधुरी दीक्षित को भी उस साल बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अंजाम मूवी के लिए नहीं बल्कि हम आपके हैं कौन मूवी के लिए मिला। तो अगर मैं इस मूवी की बात करूँ ना तो ये एक रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी थी, जिसमें एक अमीर घर का बिगड़ैल लड़का जब एक लड़की के पीछे पड़ता है तो उसकी दुनिया ऐसी ख़राब कर देता है कि भैया वो उठ भी नहीं पाती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है, जो माधुरी का जो कैरेक्टर दिखाया है वो एट लास्ट जो है फिर फाइट बैक करने की ठानता है और फिर ऐसी ठानता है कि भैया शाहरुख भी कुछ नहीं कर पाता। तो कुछ ऐसी कहानी इस फिल्म की रही। इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था 90s के मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर जोड़ी ने, आनंद मिलन ने, और इसके गाने लिखे थे समीर ने। इसके दो गाने काफ़ी पॉपुलर हुए। एक गाना तो काफ़ी रेडियो स्टेशन पर बजता था और आज भी बड़ा अच्छा लगता है, जो अभिजीत भट्टाचार्य ने गाया था। मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं, बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है। शायद आप लोगों ने सुना ही होगा उस दौर में 90s में और टीवी पर। और एक जो दूसरा गाना था जो माधुरी पर फिल्माया गया था
और एक तरीके से वो लेडी संगीत जो हुआ करते थे उस दौर में, आजकल लेडी संगीत वर्ड हटा दिया गया है, अब तो डीजे नाइट हो गई है। जो मेहंदी की रात में जब लड़की को मेहंदी लगती थी तब उसकी आसपास की सहेलियां, आंटियां ढोलकी लेकर, चम्मच लेकर बैठती थी और गाने गाती थी। हमारे यहाँ तो ये हुआ करता था, तो उसमें फिर फिल्मों के भी गाने बजाए जाते थे। लेकिन अब लेडी संगीत कोई करता नहीं है, अब सिर्फ डीजे नाइट होती है। लड़के वालों के यहाँ भी लेडी संगीत हुआ करता था, जहाँ पर लड़के की माँ, लड़के की बहन, उसकी जो भी फीमेल रिश्तेदार हैं वो सब आती थी, डांस करती थी। तो इस तरीके से नीचे बैठकर और घेरा बना के फिर बारी बारी सब जो हैं पंजाबी के गिद्दे डालना, पंजाबी सॉन्ग्स पे डांस करना, माँ बेटियों ने डांस करना, बड़ा अच्छा लगता था, बहनों ने डांस करना। लेकिन अब थोड़ा सा ये जो है चलन बदल गया है। तो लेडी संगीत की जान होता था ये गाना, और वो गाना था चने के खेत में, जिसका आइकॉनिक स्टेप था, हुक स्टेप था, जो बड़ा ही मशहूर हुआ था और आज भी मशहूर है। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो थी सरोज खान की कोरियोग्राफी। सरोज खान जी ने माधुरी के करियर में एक बहुत बड़ा जो रोल प्ले किया है, वो शायद माधुरी जी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती हैं। तो ये गाना आज भी जब बजता है ना, तो वो आइकॉनिक हुक स्टेप जो है किए बिना कोई रह ही नहीं सकता है। तो एक तरीके से ये माधुरी जी के करियर की पहचान तो है ही, साथ में सरोज जी के जो कुछ ऐसे डांसिंग नंबर्स हैं, और ज़्यादातर जो सरोज जी को जो कामयाबी मिली है वो मिली है माधुरी दीक्षित जी के लिए गाने सेट करने में, यानी कि उनके लिए कोरियोग्राफी करने में। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इस गाने को पसंद किया। हर लेडी संगीत में ये बजता था, हर लड़की दो हाथ उठाकर अंगूठे निकाल के चक 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 करके डांस करती थी, और आज भी करती है। छोटे छोटे बच्चे, हम बूगी वूगी देखा करते थे, तो उसमें भी इसी गाने पर डांस होते थे। तो काफ़ी मतलब सरोज जी ने एक मार्क सेट कर दिया था, तो इस वजह से भी ये फ़िल्म थोड़ी सी हाइप इसने क्रिएट करी। बट ये फ़िल्म उतनी नहीं चली, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज तो ये शाहरुख खान के करियर की मैं इसे बेस्ट परफॉर्मेंस मानती हूँ। एंड ऑफ कोर्स माधुरी जी का भी एक विमेन सेंट्रिक ये रोल था, और किस तरीके से एक साइको आदमी से प्रताड़ित होने के बाद माधुरी की लाइफ में जो भी तूफ़ान आते हैं, यहाँ तक कि उसके हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है। जो बेटी होती है, जी हाँ, जो माधुरी दीक्षित होती हैं वो किसी और से शादी करती हैं, दीपक तिजोरी से शादी करती हैं, और शादी के बाद उन्हें एक बेटी भी हो जाती है, जिसका रोल प्ले किया था बेबी गज़ाला ने। बेबी गज़ाला 90s की एक फेवरेट चाइल्ड आर्टिस्ट हुआ करती थी, और उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। शाहरुख खान के साथ उन्होंने जो एक फ़िल्म आई थी 1 2 का 4, जो सन 2001 में आई थी, उसमें भी बेबी गज़ाला थी। इनफैक्ट बेबी गज़ाला और फातिमा, जो कि दंगल में जो एक्ट्रेस रह चुकी हैं, वो भी चाइल्ड आर्टिस्ट रह चुकी हैं। उन दोनों की शक्लें काफ़ी सिमिलर आपको लगेंगी चाइल्डहुड में। तो मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाती थी कि ये फातिमा है या बेबी गज़ाला है, क्योंकि अब मैं जब सर्च कर रही थी तब मैंने देखा हाँ ये दोनों एक ही हैं। मैं कभी कभी बेबी गज़ाला को फातिमा समझ लेती थी कि अरे हाँ ये भी यही होगी चाची 420 में, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग थी। और वो बात अलग है कि फ़ातिमा को थोड़ी सक्सेस मिली बॉलीवुड में बड़े होने के बाद, और जो बेबी गज़ाला हैं वो अभी कोई खासा उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। शायद उनकी शादी भी हो गई है, आई गेस, मुझे इतना ठीक से पता नहीं है। लेकिन एज़ यूजुअल ज़्यादातर जो चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ में होता है कि काम करते करते उनका बचपन ख़राब हो जाता है, और जो जवानी जब उनको आती है तब वो बेरोज़गार होकर घर पे बैठे रहते हैं। यानी कि आप सोचिए कि जो उनकी जो बचपन था, जो खेलने कूदने की जो उम्र होती है, लाइफ को एंजॉय करने की उम्र होती है, उसमें ये बच्चे जो हैं इतने इतने घंटे सेट पर बैठकर जो हैं अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं, और लाइट कैमरा एक्शन झूठी एक दुनिया को वो जीते हैं, अपना बचपन अपना सत्यानाश कर देते हैं। और जब
वाकई एक्चुअली जब कमाने की जो एज होती है उसमें उनको काम नहीं मिलता है, उसमें ये घर बैठ जाते हैं। तो दोनों ही सूरतों में इनकी जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा वेस्ट होती है। खाली बैठना भी एक बहुत बड़ी जो है एक सज़ा होती है कि भाई आप में टैलेंट है। तो उस बच्चे की भी साइकोलॉजी पर कितना असर पड़ता होगा, उस शख्स की भी, कि जब मैं बच्चा था तब मुझे खेलने का वक्त तक नहीं मिलता था। आज मैं वाकई अब मेरे खेल कूद सब छूट चुके हैं, ना मेरा वैसे ही खेलने का मन करता है, और अब मुझे वाकई जब काम की ज़रूरत है तब मुझे काम नहीं मिल रहा है। तो ये साइकोलॉजी पर कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी बच्चों को। तो खैर ये तो बेबी गजाला की बात हो गई। इस फिल्म में सुधा चंद्रन जी भी थी। सुधा चंद्रन जी कौन है, मुझे उनको परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में ही एक वो बहुत बड़ी मिसाल के रूप में उभर कर आई हैं कि भले ही एक इंसान की जो है शरीर का एक हिस्सा भले ही कट जाए, लेकिन उसके हौसले, उसके जज्बे वो उसको नहीं रोक सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। और सुधा चंद्रन जी इसकी एक बहुत बड़ी जीती जागती मिसाल हैं। और उन्होंने भी अपने करियर में फ़िल्मों में काम किया, लेकिन जो शोहरत उनको रमोला सिकंद के तौर पर मिली टेलीविज़न में एकता कपूर के, आई थिंक कुछ शोज़ हैं जो काफ़ी अच्छे रहे। वो थे कहीं किसी रोज़, जो कि स्टार प्लस पर आया करता था रात 11 बजे। मैंने तो वो शो काफ़ी देखा है। फिर एक्चुअली क्या होता है, जब शो लंबा होता जाता है, खिंचता चला जाता है, तब कहानी जो है अपना प्लॉट लूज़ कर देती है। वो फिर तो खैर एकता कपूर के हर सीरियल के साथ ये होता था। एकता कपूर ने कुछ अच्छे शोज़ भी बनाए हैं, और कहीं किसी रोज़ स्टार्टिंग में काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट हुआ करता था, काफ़ी अच्छे से उसको बनाया गया था। उसका टाइटल ट्रैक भी आज भी आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत अच्छा सुनिधि चौहान ने गाया था, और बहुत अच्छे से म्यूज़िक और उसके लिरिक बिठाए गए थे। तो ये तो सुधा चंद्रन जी की बात हो गई। और फिर इस फिल्म में दिखाया जाता है कि बच्ची की भी डेथ हो जाती है, हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है, और उसकी कोख में जो एक बच्चा और इस दुनिया में आने वाला होता है उसके हस्बैंड से, वो भी चला जाता है। वो कैसे चला जाता है वो मैं एग्जैक्टली नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा बोलूँ जिससे यूट्यूब को तो प्रॉब्लम हो ही हो। बाकी हो सकता है कोई प्रेग्नेंट अगर औरत सुन रही होगी तो शायद हो सकता है उसको भी कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं, देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं लोगों को कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस करूं कि जिससे वो प्रभावित होकर किसी और पर ये सारी चीज़ें करें। मैं जो भी बात करती हूँ मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। कुछ अगर आपको अच्छा अगर लगता है कि हाँ ये किसी और के साथ करने लायक है तो ज़रूर कीजिए, और आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं सही है तो मैं तो खुल के कहती हूँ कि आप वो मत करिए। तो खैर मैं वो प्रोसेस नहीं बताऊंगी। इस फिल्म में कल्पना अय्यर भी हैं, जो 80s के दशक की मशहूर चरित्र अभिनेत्री, डांसर के तौर पर काफ़ी फेमस हुआ करती थी। एज अ नेगेटिव रोल वो काफ़ी किया करती थी। उन्होंने जो है, आप लोगों ने उनको हम साथ साथ हैं मूवी में भी देखा होगा, जो रीमा लागू की जो 3 सहेलियां होती हैं उसमें से कल्पना अय्यर भी होती हैं। और वो बात अलग है कि वो काफ़ी सालों से अब जो हैं वो रिटायर हो चुकी हैं, अब वो काम नहीं कर रही हैं। तो वो भी, उनका भी एक बड़ा ही डरावना सा रोल है। वो जेलर होती हैं जेल में, और जेल का एक और पहलू दिखाया गया है कि कैसे जो है जेल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। जो फीमेल कैदियाँ होती हैं उनको किस तरीके से बड़े बड़े लोगों के पास, पॉलिटिशियन के पास, प्रशासन के जो कर्ता धर्ता है उनके पास उनको ज़बरदस्ती भेजा जाता है। कुछ बेचारी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, कुछ बेचारी रिवोल्ट करती हैं। यहाँ पर माधुरी दीक्षित रिवोल्ट करती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी होती है और वो ये सब नहीं करना चाहती है, तो उसकी बड़ी गत बनती है। तो उसके बाद जो है जब एक औरत अपना सब कुछ खो देती है, और ख़ास तौर पे अपनी औलाद खो देती है, और ख़ास तौर पे वो औलाद जो उसकी कोख में ही होती है, तो वो फिर एक चोट खाई हुई शेरनी बन जाती है। और कहते हैं ना, चोट खाई हुई शेरनी बड़ी ख़तरनाक होती है। तो कैसे वो
रिवोल्ट करती है जेल में, क्या करती है, ये जानना चाहते हैं अगर आप, तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। हालांकि मूवी काफ़ी आपको डिस्टर्ब भी कर सकती है आपकी साइकोलॉजी को, तो मैं चाहूँगी कि भाई अगर आप कमज़ोर दिल के हैं या आपको अगर बीपी का इशू है तो आप ये मूवी मत देखिएगा। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा शाहरुख खान को देखकर, और बहुत ज़्यादा सिंपैथी होगी माधुरी दीक्षित को देखकर। लेकिन भाई परफॉर्मेंस ही इतना ज़बरदस्त था तो क्या करें, यही तो एक आर्टिस्ट की पहचान होती है, एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान होती है कि वो कैसे अपने अभिनय के बलबूते पर पब्लिक के दिल में या तो राज करे या तो पब्लिक के दिल में जो है एक ऐसी जगह बनाए जिसको देखकर पब्लिक डर जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक आर्टिस्ट का, और इसमें माधुरी और शाहरुख खान बखूबी तरीके से खरे उतरे हैं। तो ये फ़िल्म यूट्यूब पर मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और काफ़ी अच्छी ये फ़िल्म है और थोड़ी सी साइको आपको दिखेगा। एंड डेफिनेटली ये फ़िल्म एवरेज ही रही थी बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन डेफिनेटली इस फिल्म ने कहीं ना कहीं शाहरुख को एक बूस्ट तो दिया ही था, और साथ ही साथ में माधुरी दीक्षित को भी एक बूस्ट मिला था, क्योंकि इससे पहले जो उनकी फिल्में आ रही थी उसमें वो एक अलग सी एक चुलबुली लड़की थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से माधुरी दीक्षित एक फीमेल सेंट्रिक रोल उनको मिला था, जिसमें उनको बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करना था। शुरुआत की फिल्म में वो थोड़ी सी सॉफ्ट लगेंगी, थोड़ी सी प्रताड़ित लगेंगी, लेकिन फिर जब वो उठती हैं अपना, जो एक कहते हैं ना एक औरत का जो एक दुर्गा का रूप होता है, काली का रूप होता है, जब वो दिखाने पर आती है तो फिर अच्छों को वो पछाड़ के रख देती है। तो फिर क्या होता है, डेफिनेटली इसकी एंडिंग थोड़ी डिस्टर्बिंग है। तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, ख़ासतौर पे उन लोगों को, उन महिलाओं को जो ये नेगेटिविटी नहीं झेल सकते, क्योंकि थोड़ी पिक्चर थोड़ी आपको ब्रूटल लगेगी। हालांकि आज जिस तरीके से ब्रूटैलिटी दिखाई जाती है वो उतनी नहीं लगेगी, बट हाँ लगेगी तो सही, क्योंकि अगर आप एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान हैं, स्पेशली अगर आप एक प्रेग्नेंट महिला हैं, तो आप प्लीज़ दूर रहिएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो अपना बच्चा लूज़ करती है, जो चीज़ें उसके साथ होती हैं वो थोड़ा आपको डिस्टर्बिंग लग सकता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी रिकमेंडेशन से आपकी मेंटल हेल्थ पर कोई गलत असर पड़े। तो बहरहाल ये फ़िल्म आप देखना चाहें, अगर आप एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर देखना चाहते हैं, तो ये 90s में ये फ़िल्म आई थी, तो आपको अच्छा लगेगा। और माधुरी दीक्षित की परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगेगी अगर आप माधुरी दीक्षित के बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हैं और शाहरुख खान के बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हैं, क्योंकि माधुरी और शाहरुख ने काफ़ी फिल्में साथ में की हैं, लेकिन यहाँ पर उनका जो एक हेट रिलेशनशिप है वो कुछ आपको अलग लगेगा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जितनी भी फिल्में करी हैं उसमें वो एक दूसरे को आई लव यू कह रहे हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल उनकी डिफरेंट केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री नहीं है, मतलब एक अलग तरीके की एक कहानी है जिसमें वो अपने अपने किरदार में हैं। शाहरुख उनके पीछे हैं, लेकिन जो माधुरी दीक्षित हैं वो दीपक तिजोरी के पीछे हैं, और वो काफ़ी खुददार महिला हैं जो एक ऐसे इंसान के साथ में नहीं रिलेशन रखना चाहती जिससे वो दिल से कनेक्ट ही नहीं हो पाई। तो क्योंकि वो उनके आगे झुकती नहीं है, तो इस वजह से जो है शाहरुख के ईगो को हर्ट होता है। फिर उसके बाद वो क्या बद से बदतर माधुरी की लाइफ को कर देता है। तो आप ये देखिएगा, और एंड शायद इसका कुछ और हो सकता था, लेकिन खैर ठीक है, उस वक्त जो जिसको जैसा ठीक लगा। तो बस ज़्यादा मैं और इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगी, तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय।